नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। यह भारतीय संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे अक्सर सवाल आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं और कई राज्य सेवा सिविल परीक्षाओं में भी इससे संबंधित सवाल होते हैं। यदि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपके ज्यादातर सवाल जो परीक्षा में आएंगे वो सही होंगे। तो आप जब इस वीडियो को देखें तो अपने हाथ में पेन और एक पेपर रखें और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उनको नोट करते चलें। इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजें सीखेंगे, देखते हैं इसको। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि जो उद्देशिका है, प्रियम्बल है, उसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या महत्व है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके बाद एक एक शब्द का जो अर्थ है वो क्या है और उसकी व्याख्या क्या है, इसके बारे में देखेंगे। और इसके साथ में ही कुछ एक सवाल हम लेते जाएंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि आईएएस परीक्षा में किस तरीके के सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। जो भारतीय संविधान का प्रियम्बल है उसमें उन सभी मूल्यों और आदर्शों को व्यक्त किया गया है जिसपे संविधान की आधारशिला टिकी हुई है। यदि आप इसके मूल्यों और आदर्शों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आगे भारतीय संविधान को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और ये अपने आप में भी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में एक सवाल बन सकता है कि जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है वह उन मूल्यों एवं आदर्शों का दर्पण है जिन पर संविधान टिका हुआ है, इस पर टिप्पणी करें। दूसरी बात कि जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में कि भारतीय संविधान के निर्वचन का, उसकी व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में यह माना है कि उद्देशिका भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि किसी आर्टिकल को समझने में कठिनाई होती है या कि किसी आर्टिकल के संबंध में एक से अधिक व्याख्याएं आती हैं तो उसकी सही व्याख्या के लिए, उसके सही अर्थ के लिए उद्देशिका की मदद ली जा सकती है। क्योंकि उद्देशिका में जो चीजें, जो मूल्य और आदर्श लिखे गए हैं जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, लोकतंत्र, तो ऐसी कोई भी चीज जो इनको बढ़ावा देती है वो संविधान के और भारतीय जनता के हित में होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संविधान संशोधन के क्रम में उसे बुनियादी ढांचे का ध्यान रखना होगा। इसका अर्थ यह है कि संसद भी संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करके इसे बदल नहीं सकती। और बुनियादी ढांचे में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, इसकी पहचान सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका में लिखे गए मूल्यों से की है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन यह भी सत्य है कि उद्देशिका ना तो भारतीय नागरिकों को और ना ही सरकार को किसी तरह की शक्ति देती है और ना ही किसी अधिकार को वो सीमित करती है। लेकिन फिर भी ये उन आदर्शों का, मूल्यों का दर्पण है जिस पे संविधान टिका हुआ है। और वर्तमान में जो उद्देशिका हमारे पास है उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द और इसके अलावा देश की एकता के स्थान पर देश की एकता और अखंडता शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के जरिए
1976 में जोड़े गए। अब देखते हैं कि इस जो मैंने आपको बताया इसमें किस तरीके के सवाल आएंगे। जैसे कि ये सवाल आप देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रियम्बल। फर्स्ट, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। सेकंड, इट्स पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और थर्ड, प्रियम्बल इंश्राइन्स नैरो ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। तो आपने देखा कि जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रियम्बल है उससे आपको नागरिकों को और सरकार को ना तो कोई अधिकार मिलते हैं और ना ही ये किसी तरह के अधिकार सीमित होते हैं। तो सीधी सी बात है कि इन्हें जो है कोर्ट के माध्यम से लागू नहीं करवाया जा सकता। तो पहला पॉइंट इसका ट्रू है। सेकंड है कि इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में माना है कि उद्देशिका या प्रियम्बल भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। तो दूसरा पार्ट भी इसमें सही है। और तीसरा पार्ट इसका कहता है कि प्रियम्बल इंश्राइन्स नैरो ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। तो ये गलत है, क्योंकि इसमें उन सारी जो चीजें हैं उसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव को, गवर्नमेंट के ब्रॉड ऑब्जेक्टिव को इसमें बताया गया है। तो इसका आंसर 1 और 2 होगा। इसी तरीके से आप देखिए कि एक सवाल आया कि प्रियम्बल has been amended only once to 44th Constitutional Amendment Act 1976। तो ये गलत है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो 42 में हुआ था। जो 42 मतलब 42वां संविधान संशोधन था और इसमें 40वां लिखा हुआ है, तो पहला गलत है। दूसरा, सेकुलर सोशलिस्ट एंड लिबर्टी वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये भी जो है ये भी गलत है, क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो यहां पे होगा नाइदर ए नॉर डी, यानी कि डी, नाइदर ए नाइदर 1 नॉर 2। अब देखते हैं कि जो वर्तमान में हमारे पास में उद्देशिका है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो उद्देशिका कहती है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते। डरने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं कि ये उद्देशिका आपको एज इट इज याद हो, लेकिन इसमें जो शब्द हैं, इसके जो मूल्य हैं, इसके जो आदर्श हैं, वो जरूर आपको याद होने चाहिए। तो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखें, इसके जो मूल हैं वो है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सेकंड है संप्रभुता, सोवरेंटी। थर्ड है समाजवाद, सोशलिज्म। फोर्थ है पंथ निरपेक्ष या सेकुलरिज्म। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। गणराज्य, रिपब्लिक। न्याय, जस्टिस। स्वतंत्रता, फ्रीडम। समानता, इक्वेलिटी। बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। तो आपको जरूरी नहीं कि उद्देशिका पूरी याद हो, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो मूल तत्व हैं, इनको आपको जरूर याद रखना चाहिए। और अभी आपको ये खुद ब खुद याद रह जाएंगे, क्योंकि हम इसे एक एक करके इनको डिटेल में समझेंगे। तो अब देखते हैं कि जो भारतीय संविधान की उद्देशिका में हम भारत के लोग शब्द है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जो भारत की शासन व्यवस्था है उसमें जो अंतिम प्रभुसत्ता है, जो अंतिम पावर है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वो कौन है? भारत के नागरिक, हम भारत के लोग। इसका मतलब ये भी है कि इस संविधान को बनाने वाले भारत के लोग हैं, इसे लागू भी भारत के लोग करेंगे और ये भारत के लोगों पर ही लागू होगा। और ये यह भी बताता है कि हम भारत के लोग एक हैं और
हमारे क्षेत्रीय हितों से की तुलना में हमारा राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। ये वर्ड जो है अमेरिका के संविधान, यूएसए के संविधान से लिया गया है, और लेकिन इसमें एक मूलभूत अंतर है। जो यूएसए का संविधान है उसमें भी वो कहता है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ पे कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन अंतर ये है कि यूएसए में जो संघ बना उसमें राज्य और संघ के बीच में सिविल वॉर हुआ। कुछ लोग थे जो मजबूत संघ चाहते थे और कुछ लोग थे जो मजबूत राज्य चाहते थे। उनके बीच में सिविल वॉर हुआ और सिविल वॉर के बाद एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत वहां का संविधान बना। और वहां के संविधान में एक फेडरल वर्ड है, और ये इस तरीके से है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के लोग होते हैं उनके पास संघ की नागरिकता होती है और साथ में उनके पास उनका स्टेट का भी महत्व रहता है। मतलब संविधान में भी पहले से ही उल्लेखित है कि राज्य किन मुद्दों पे काम करेगा और संघ किन मुद्दों पे काम करेगा। तो वहां पे संघ उन मुद्दों पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता जहां पे राज्य को अधिकार दिया गया है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्यों को उनकी सुविधा के लिए, प्रशासनिक दृष्टि के लिए बांटा गया है। तो कई मामले ऐसे हैं कि जब संघ जो है राज्य के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो यहाँ पे हमारी जो संप्रभुता है, हमारी जो सॉवरेंटी है, वो बटी हुई नहीं है। हम यदि भारत के नागरिक हैं तो हमारी सिटीजनशिप एक है। और जो भारत का संविधान है, जो भारत का कानून है, वो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। अब देखते हैं कि संप्रभुता या सॉवरेंटी का मतलब क्या होता है। तो संप्रभुता का मतलब होता है कि हम इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि हम अपने ऊपर जैसा चाहें, जिस तरीके से चाहें, उस तरीके से शासन करें, और हमें अपना शासन चलाने के लिए किसी दूसरे देश का मोह नहीं देखना होगा, या कि दूसरा देश इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो संप्रभुता है, हमारी जो सॉवरेंटी है, वो अनडिवाइडेड है। ये सॉवरेंटी राज्य या केंद्र के रूप में विभाजित नहीं है। दूसरी बात कि संविधान में उद्देशिका के अलावा कहीं पर भी सॉवरेंटी या संप्रभुता वर्ड का उपयोग नहीं किया गया है। अब देखते हैं कि यूपीएससी आईएएस परीक्षा में किस तरीके के सवाल इससे आते हैं। तो जैसे देखिए, आप इसको पढ़ेंगे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है इसमें, इंडियन फेडरेशन इज नॉट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द यूनिट्स ऑफ विच इट इज मेड ऑफ। और सेकंड, इंडिया वाज ऑलरेडी अ यूनियन एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। मतलब कि यह है कि जो भारत का जो संघ है वो राज्यों के बीच किसी तरह के समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका में हुआ था। तो सही है कि भारत का जो संविधान है वो इसमें जो है संघ या राज्यों के बीच में कोई विवाद या कोई सिविल वार नहीं हुआ, और उसके बाद कोई समझौता नहीं हुआ जिसके तहत संविधान बनाया गया। संविधान पहले बनाया गया और इसके बाद जो है राज्य बनाए गए अपनी सुविधा की दृष्टि से। तो दूसरा वाला भी ट्रू है कि जब भारत का संविधान बन रहा था, संविधान सभा थी, उस समय भारत अपने आप में ही एक यूनियन था। और इसमें संविधान सभा में जब इस पे डिबेट चल रही थी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यही कहा था। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर फेडरल वर्ड का यूज नहीं किया था, उसकी जगह पे यूनियन वर्ड का यूज किया था, ताकि इस बात की गुंजाइश ही खत्म हो जाए कि कभी कोई राज्य भारत से अलग होने का विचार करे। अब देखते हैं कि समाजवाद शब्द का क्या अर्थ है। तो ये जो समाजवाद वर्ड है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया, और ये थोड़ा सा वर्ड ऐसा है कि इसकी कोई एक परिभाषा करना मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से इसका मतलब निकाल सकता है। लेकिन जो भारतीय संविधान में सोशलिस्ट वर्ड है उसका मतलब है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण से मुक्ति, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का शोषण ना कर सके। इसका मतलब ये भी है कि हमारे देश में सभी को एक मिनिमम स्तर का जीवन स्तर मिले, उसके पास आजीविका के साधन हो, समान कार्य का समान वेतन मिले, उसमें
ऐसा ना हो कि किसी के पास अत्यधिक धन हो, भयंकर आर्थिक असमानता हो, कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पास की भारत की संपूर्ण दौलत है और कुछ एक चंद दौलत जो है बाकी पूरे हिंदुस्तान में बटी हुई है। तो इसका मतलब ये है। और ये देखें तो कहीं ना कहीं इस बात पे भी इस बात की तरफ भी इंगित करता है कि जो उत्पादन के साधन हैं और उनका वितरण है, जैसे कि जिनसे धन पैदा होता है और जो धन का वितरण है उसमें सरकार की भूमिका रहे, जैसे कि रेलवे हो गया, डाकतार विभाग हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, कुछ एक इंडस्ट्रीज हो गई जिनकी मालिक स्वयं गवर्नमेंट है। तो ये समाजवाद इस वर्ड की तरफ भी इंगित करता है कि कुछ एक संसाधन है जिनपे की गवर्नमेंट का स्वामित्व बना रहे। और इसे क्यों जोड़ा गया? इसके जोड़ने का पीछे उद्देश्य ये था कि 1976 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, तो इंदिरा गांधी के समय पे ये जो दौर था, उस दौर में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी अपने चरम पर थी। और उस समय पे जरूरत ये थी कि देश के पास संसाधन इकट्ठे हो, शासन जो सरकार है वो खुद हस्तक्षेप करे, लेकिन संपत्ति का अधिकार एक ऐसा अधिकार था कि उसके कारण सरकार के हाथ बंध जाते थे। तो ये शब्द जोड़ करके, प्रेम्बल में ये शब्द जोड़ करके एक संविधान का जो उद्देश्य है उसको बेहतर तरीके से स्पेसिफाई कर दिया गया कि शासन, इसमें कोई रोक नहीं है कि जो सरकार है वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर सकती है, कई उद्योग हैं जिनका राष्ट्रीयकरण कर सकती है, और कई एक संसाधन है जिनकी स्वयं मालिक बन सकती है। और इसको अब एक सवाल ये उठता है कि समाजवाद शब्द को उस समय क्यों नहीं जोड़ा गया जब संविधान बनाया जा रहा था? तो देखिए, हमारे पास में दो देश थे। एक यूएसए था जो हमारे लिए उदाहरण के तौर पे था, और एक यूएसएसआर था। तो यूएसए जो है उदारवाद को मानने वाला था, और जो यूएसएसआर था वो समाजवाद की तरफ उसका झुकाव था। तो भारत में दोनों तरह के लोग थे, कुछ एक अमेरिका समर्थक थे, कुछ एक यूएसएसआर के समर्थक थे। तो इसको लेकर के किसी तरह का विवाद पैदा ना हो, इसलिए इस शब्द को अवॉइड किया गया। लेकिन भारतीय संविधान में और उद्देशिका में भी ये स्पष्ट कर दिया गया कि जो भारतीय संविधान है उसका उद्देश्य होगा कि आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। तो उसके मूल तत्व तो पहले से निहित थे, लेकिन जोड़ा उसे बाद में गया। अब देखते हैं कि इससे संबंधित सवाल किस तरीके के यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो ये सवाल देखिएगा, विथ रेफरेंस टू द वर्ड सोशलिस्ट इन प्रीएम्बल which of the following statement is true? First, original constitution reflected socialistic principles. Or second, socialistic principles were incorporated in Indian constitution only through amendment. तो देखिए, पहला पार्ट ये कह रहा है कि जो समाजवाद के जो मुख्य सिद्धांत थे वो भारतीय संविधान में पहले से स्थापित थे। तो सही है, समाजवाद का जो मुख्य सिद्धांत है आर्थिक न्याय और अवसर की समानता, ये पहले से ही प्रीएम्बल में थे। और आगे आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल देखते हैं और फंडामेंटल राइट्स भी देखते हैं, तो इनको मिलाकर के देखें तो ये कहीं ना कहीं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेटेड करता है। लेकिन दूसरा ये कहता है कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली थ्रू अमेंडमेंट, कि मतलब ये संविधान संशोधन के द्वारा ही केवल इसको किया गया। तो दूसरा वाला गलत है। और वैसे भी इस तरह के सवाल देखें तो इसमें एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा। तो इसमें पहला सही है और दूसरा गलत है। इसलिए इसमें आंसर है इसका ए। अब देखते हैं कि पंथ निरपेक्षता शब्द का मतलब क्या है। तो पंथ निरपेक्षता शब्द का मतलब है कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान का राजकीय धर्म इस्लाम है और इजराइल का राजकीय धर्म यहूदी है। तो इस तरीके से भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो कानून है, वो धर्म के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब ये भी है कि भारत में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता होगी,
लोगों को अधिकार होगा कि वो अपने मन मर्जी के हिसाब से धर्म मान सकें, उपासना कर सकें और जो वो पूजा पद्धति चाहें उसे वो फॉलो कर सकें। उसमें राज्य किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन पंथ निरपेक्षता का मतलब धर्महीनता या धर्म विहीनता नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि राज्य जो है सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है। राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं और इसको भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में शामिल किया गया था। और भारतीय संविधान में भी आर्टिकल 25 से 28 के बीच में मूलाधिकारों में धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता दी गई है और इसे सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा माना है, जिसे कि संविधान संशोधन के द्वारा भी बदला नहीं जा सकता। कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, यदि वो चाहे भी कि वो बदल करके भारत का कोई एक धर्म निर्धारित कर दे तो वो निर्धारित नहीं कर सकती है। यदि वो करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देगा। अब देखते हैं कि लोकतंत्र का मतलब क्या है। तो लोकतंत्र का मतलब है कि जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन, मतलब कि जनता खुद अपने ऊपर शासन करती है। और इसका मतलब ये भी है कि एक इसकी मूल बात है लोकतंत्र की, वो ये है कि इसमें प्रत्येक नागरिक को इतना सक्षम या इतना काबिल माना जाए और ये माना जाए कि वो अपना भला बुरा, जब उसकी वो 18 साल की एज हासिल कर लेगा तो वो अपना भला बुरा समझ सकता है और वो जिस तरीके से चाहे वो खुद पर शासन कर सकता है। वो जिसे चाहे उसे वोट दे सकता है और जिसे चाहे उसे अपने प्रतिनिधि के रूप में चुन सकता है। और इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का अंग माना है, जिसे कि संविधान संशोधन के द्वारा बदला नहीं जा सकता है। अब देखते हैं कि भारत में लोकतंत्र कहां तक सफल रहा। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार आपके आईएएस इंटरव्यू में भी इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं कि भारत में संविधान कहां तक सफल रहा। तो मैं आपको बताऊं कि जब भारत ने वयस्क मताधिकार दिया था अपने संविधान में, तो उस समय जो दूसरे देश थे उन्होंने कहा था कि भारत बच्चे के हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ा रहा है, जो कि पेड़ काटने के बजाय अपने ही हाथ पैर काट लेगा। लेकिन उनकी बात गलत साबित हुई और आज भी हमारे देश में लोकतंत्र यथावत रूप से लागू है और बल्कि समय के साथ में लगातार मजबूत हुआ है। इसमें और परिपक्वता आई है। आप देखें कि लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ी है और जो वोटिंग का प्रतिशत होता था वो वोटिंग का प्रतिशत भी समय के साथ में लगातार बढ़ा है। और इतना ही नहीं, इसे एक्सटेंड करके ग्राम पंचायत लेवल पर भी इसको लागू किया गया है और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को भी इसका दर्जा दे दिया गया। तो ये निरंतर समय के साथ में और मजबूत हुआ है। हालांकि ये सही है कि इसमें आज भी चुनाव में जाति धर्म इनका प्रभाव होता है, लेकिन ये भी सत्य है कि विकास भी एक प्रमुख मुद्दा चुनाव में होता है और जो सरकारें जिन्होंने अच्छा काम किया वो दोबारा चुन करके फिर आई और जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया वो चलता कर दी गई। और इतना ही नहीं, न केवल भारत ने अपने देश के अंदर में लोकतंत्र को मजबूत किया, बल्कि कई अफ्रीकी देश हैं जहां पे कि भारत, और अन्य देश भी हैं जहां पे कि भारत उनकी वहां पे लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करता है और चुनाव आयोग वहां के लोगों को प्रशिक्षण देता है और कई बार वहां पर जाकर के चुनाव कंडक्ट करवाने में भी मदद करता है। अब देखते हैं कि गणराज्य का मतलब क्या होता है। गणराज्य का सीधा सा मतलब है कि जो राज्य का प्रमुख होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा और वहां पे कोई भी वंशानुगत राजा नहीं होगा। जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन में महारानी शासन करती है तो वहां गणराज्य व्यवस्था नहीं है। और भारत में, अमेरिका में जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, उनका चुनाव किया जाता है और वो निश्चित कालावधि के लिए रहते हैं और एक समय के बाद जब उनकी कालावधि पूरी हो जाती है तो उनका टेन्योर स्वयं ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसी व्यवस्था गणराज्यीय व्यवस्था कहलाती है।
अब देखते हैं कि प्रेम्बल में जो लिखा गया है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, इसका मतलब क्या है। सामाजिक न्याय का मतलब है कि भारत का संविधान और यहाँ की शासन व्यवस्था किसी के साथ जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, उसके लिंग के आधार पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगी। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, सभी के ऊपर कानून, भारत का कानून समान रूप से लागू होगा और जो एक को सुविधाएं मिलेंगी वही सुविधाएं सबको मिलेंगी। इसी तरीके से चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसके साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी तरह से चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको भारत के नागरिक के तौर पे समान अधिकार हासिल होंगे। और यदि इसको देखें तो भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 38 है, उसमें यह कहा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था की स्थापना करेगा जहां सामाजिक आर्थिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। तो न केवल प्रेम्बल में बल्कि भारतीय संविधान के दूसरे आर्टिकल्स हैं, उनमें भी इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। दूसरा देखते हैं कि आर्थिक न्याय का मतलब क्या है। तो आर्थिक न्याय का मतलब है कि भारत के जो नागरिक हैं उनके पास जीविका के साधन हो और इतनी आर्थिक असमानता ना हो कि जो भारत की सारी संपत्ति है वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहे और बाकी लोग कंगाली का जीवन जिए। और राजनीतिक न्याय का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र पूरी कर ले तो उसे वोट देने का अधिकार हो, उसे चुनाव लड़ने का अधिकार हो, उसे किसी पार्टी में सम्मिलित होने का अधिकार हो, उसे अपनी पार्टी बनाने का अधिकार हो, उसे यूनियन बनाने का अधिकार हो और वो जितनी भी राजनीतिक क्रियाकलाप हैं उसमें वो भाग ले सके। और सबसे बड़ी बात कि जो न्यायपालिका है उसका कार्यपालिका से पृथक्करण हो, अर्थात यदि सरकार किसी के साथ अन्याय करती है तो वो न्यायालय में जाकर के और उसके खिलाफ प्रतिरोध कर सके और न्याय की गुहार लगा सके। अब देखते हैं स्वतंत्रता और समानता। तो इसके बारे में मूल अधिकारों में बहुत ही डिटेल में चर्चा की गई है और अगला चैप्टर जो हम बनाएंगे वो इसके बारे में बताएंगे, तो उसमें बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ेंगे, इसलिए इसको यहाँ पे। अब देखते हैं कि बंधुता वर्ड का मतलब क्या है। तो बंधुता वर्ड का मतलब है सर्वमान्य भाईचारे की भावना, यानी कि एक नागरिक के तौर पे यदि दूसरा नागरिक, हमारा दूसरा भाई किसी परेशानी में है तो हम उसके दर्द को महसूस कर सकें और उसकी जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करें। इसका मतलब यह भी है कि हम दूसरे, अपने धर्म का आदर तो हम करें ही करें, साथ में जो दूसरे नागरिक हैं उनके धर्म का, उनकी मान्यताओं का, उनके विचारों का भी हम सम्मान करें और आदर करें। और यदि देखा जाए तो जो बंधुता की भावना है वो पंथ निरपेक्षता की भावना से भी कहीं बढ़ के है, क्योंकि पंथ निरपेक्षता की भावना ये कहती है कि और किसी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन जो बंधुता की भावना है न केवल आदर की बात करती है बल्कि उससे आगे बढ़ करके इस बात पे जाती है कि यदि वो व्यक्ति किसी परेशानी में है, किसी दुख में है, हमारा, और वो भारत का नागरिक है, तो भारत का नागरिक होने की हैसियत से वो हमारा भाई है और हमें उसकी मदद करनी है। और ऐसा हमारे देश में देखने में भी आता है कि यदि किसी एक देश में, किसी एक राज्य में प्राकृतिक आपदा आती है तो पूरे देश से लोग चंदा इकट्ठा करते हैं और वहां पर उनकी मदद के लिए भेजते हैं। आप देखते होंगे कि यदि कोई राज्य बाढ़ की चपेट में होता है तो राज्य के दूसरे हिस्सों से भी राशन के और दूसरे जरूरी सामान के जो ट्रक हैं, जो सामान है, वो वहां भिजवाया जाता है। तो ये था भारतीय संविधान की उद्देशिका और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।